अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने आज पॉइंट नंबर 324 से शुरू करना है। रफ़ीला 12th एडिशन है, पेज नंबर 105 है। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है रिगार्डिंग हाइपरट्रोफी। तो जो हाइपरट्रोफी होती है वो हमारे पास इंक्रीज़ इन साइज़ ऑफ सेल होता है, ठीक है, या फिर इंक्रीज़ इन साइज़ ऑफ ऑर्गन होता है। फिर हमारे पास हाइपरप्लेजिया क्या होता है? हाइपरप्लेजिया इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ सेल्स होती है, ठीक है, एंड इट रिजल्ट्स इन इंक्रीज ऑफ एन साइज ऑफ एन ऑर्गन, ठीक है। तो हाइपरट्रोफी जो से इंक्रीज साइज ऑफ सेल है, हाइपरप्लेजिया हमारे पास इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स हैं। इसमें आपके पास एग्जांपल क्या आ जाती है? ग्लैंडुलर प्रोलिफरेशन ऑफ ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो आपके पास जो ब्रेस्ट की इलार्जमेंट होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो किस तरह हो रही होती है? आपके पास वो हाइपरप्लेजिया से हो रही होती है, ठीक है। उसमें जो ग्लैंड्स होते हैं वो प्रोलिफरेट कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर आपके पास हाइपरप्लेजिया एंड हाइपरट्रोफी कैन अकर टुगेदर, और जो हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया साथ साथ हो रहे होते हैं उसकी एग्जांपल आपके पास क्या आ जाती है? इनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फिर आपके पास एट्रोफी क्या होती है? एट्रोफी आपके पास श्रिंकेज इन साइज ऑफ सेल एज अ रिजल्ट ऑफ लॉस ऑफ सेल सब्सटेंस। तो आपके पास एट्रोफी में क्या हो रहा होता है? श्रिंकेज हो रही होती है साइज ऑफ सेल की। एग्जाम्पल इसका क्या है? लॉस ऑफ इनर्वेशन, डिमिनिश ब्लड सप्लाई, इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन या फिर एजिंग। ये सारे के सारे प्रोसेसेस हैं जिन वजह से आपके पास किसी भी सेल की एट्रोफी हो रही होती है। फिर आपके पास मेटाप्लेजिया आ जाता है। जो मेटाप्लेजिया होता है दैट इज़ रिवर्सिबल चेंज इन वन सेल टाइप इज़ रिप्लेस्ड बाय अनदर टाइप, ठीक है। तो मेटाप्लेजिया में क्या हो रहा होता है कि आपके पास एक सेल टाइप दूसरे सेल टाइप के साथ रिप्लेस हो रहा होता है। इसमें आपके पास एग्जांपल्स में क्या आ जाता है? स्क्वेमस मेटाप्लेजिया आ जाता है। अब स्क्वेमस मेटाप्लेजिया होता है क्या है कि सिगरेट स्मोकर्स में जो नॉर्मल सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम होती है ना ऑफ ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई बाय स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा होता है? स्क्वेमस मेटाप्लेजिया में आपके पास जो नॉर्मल कोलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम है ट्रेकिया की वो आपके पास स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो रही होती है। और दूसरा आपके पास इसकी क्या एग्जांपल आ जाती है? रिप्लेसमेंट ऑफ कोलमनर एपिथेलियम एट द स्क्वेमो कोलमनर जंक्शन ऑफ सर्विक्स बाय स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो स्क्वेमो कोलमनर सेल्स हैं वो आपके पास स्क्वेमस एपिथेलियम में चेंज हो रहे हैं सर्विक्स की, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है व्हाट अडाप्टिव चेंज विल अकर इन हार्ट इन लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन। तो आपके पास क्या आती है? हाइपरट्रोफी हो जाती है, ठीक है। हार्ट की हाइपरट्रोफी हो जाती है इन लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन। अ 26-year-old hypertensive weight 55 using no drug presented with BP 180/110। हार्ट का वेट जो सा है वो 450 ग्राम से इंक्रीज़ हुआ है। तो आपके पास हार्ट में क्या हो रहा है? हाइपरट्रोफी हो रही है, ठीक है। ये कौन सी होती है? हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी होती है, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है अ 60-year-old मैन with long standing hypertension and aortic stenosis. Histology of heart will show hypertrophy of ventricular cells. पोस्टमार्टम पेशेंट ऑफ क्रॉनिक आयोटिक स्टेनोसिस। तो अगर उसका क्रॉनिक आयोटिक स्टेनोसिस हुआ हुआ है तो हार्ट के अंदर क्या होगा कि प्रेशर का कंसिस्टेंटली बिल्डअप होने की वजह से आपके पास हाइपरट्रोफी हो जाएगी। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन इज लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। एन ओल्ड मैन डाइड बिकॉज ऑफ हार्ट डिजीज, ही इज़ हाइपरटेंसिव एंड ऑन ऑटोप्सी हार्ट साइज आपके पास 450 है। Cause of increased size of heart is hypertrophy. During hypertrophy आपके पास क्या होता है कि जो DNA का कंटेंट है वो इंक्रीज़ हो जाता है क्योंकि सेल्स जो से होते हैं वो रैपिडली डिवाइड कर रहे होते हैं, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स होता है। द लाइफ स्टाइल ऑफ अ हेल्दी पर्सन फ्राम 20-30 years एज आर स्टडीड। A subset of these person has a lifestyle characterized by consumption of lot of pizza and very little physical activity. Which are the following features क्या है फिर? Which of the following tissue changes most likely to develop in these subsets of person as a consequent of this lifestyle? तो आपके पास क्या होगा? स्टियाटोसाइट्स की, यानी कि जो फैट सेल्स हैं फैट सेल्स की हाइपरट्रोफी हो जाएगी, ठीक है। फिर आपके पास हाइपरप्लेजिया आ जाता है। रीजेनरेशन ऑफ लिवर में आपके पास क्या हो रहा होता है? रीजेनरेशन ऑफ लिवर के अंदर आपके पास हाइपरप्लेजिया हो रहा होता है, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है फॉलोइंग वीक ऑफ आफ्टर द पेशेंट हैड अ रिमूवल ऑफ पार्ट ऑफ लिवर, स्कैन शोज दैट द लिवर डिफेक्ट हैज़ बिन रिप्लेस्ड बाय अ न्यू शैडो
ऑन फर्दर वर्कअप इट वॉज कन्फर्म दैट लिवर हैज़ रीजेनरेटेड इटसेल्फ। तो ये आपके पास किस तरह होता है, हाइपरप्लेजिया से होता है लिवर की रीजेनरेशन। अ पेशेंट डायग्नोज विद अर्ली एड्स व्हाट विल बी सीन ऑन अर्ली लिम्फ नोड बायोप्सी। तो आपके पास क्या होगा, एड्स के अंदर फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया होता है, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है 45-year-old लेडी विद वजाइनल ब्लीडिंग, हर गायनेकोलॉजिस्ट एडवाइज फॉर हिस्टेरेक्टमी ड्यू टू प्री मैलिग्नेंट कंडीशन। तो आपके पास ये क्या है, प्री मैलिग्नेंट कंडीशन, एटिपिकल एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्ट मैलिग्नेंसी एंड वारंट्स इन्वेस्टिगेशन। तो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स हाइपरप्लेजिया है विद एटिपिया, यानी कि आपके पास ये हाइपरप्लेजिया हो रहा है, साथ में आपको एटिपिकल सेल्स मिल रहे हैं, तो ये आपके पास मैलिग्नेंसी को सजेस्ट करेंगे। अ वुमन हैड मेनोरेजिया, हर थेरेप्यूटिक डीएनसी वाज डन, आफ्टर एग्जामिनिंग द स्पेसिमेन डॉक्टर रेकमेंडेड इमीडिएट हिस्टेरेक्टमी। तो ये आपके पास क्या हो रहा है, स्पेसिमेन में कॉम्प्लेक्स हाइपरप्लेजिया हो रहा है, इसी वजह से डॉक्टर ने उसे इमीडिएट हिस्टेरेक्टमी का बोला है। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई पॉइंट ना समझ आया हो, किसी चीज़ में कन्फ्यूजन हो तो बताओ। गाइस अगर अभी तक कुछ नहीं समझ आया तो बताएं। अच्छा, फिर आपके पास ना एट्रोफी आ जाती है। एट्रोफी में आपके पास क्या हो रहा था, सेल साइज डिक्रीज कर रहा था। वुमेन हु हैज़ लियोमायोमा एंड एपिथेलियल कवरिंग एंडोमेट्रियम शोज अबंडेंट स्ट्रोमा विद स्मॉल नंबर ऑफ एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स। तो इसमें आपके पास क्या हो रहा है कि वुमेन को लियोमायोमा है, एपिथेलियम जो कवर कर रही है एंडोमेट्रियम को, उसमें स्ट्रोमा तो अबंडेंट है, लेकिन जो एंडोमेट्रियल सेल्स है या एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स है वो आपके पास कम हो रहे हैं। तो ये एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स कम होना क्या है, एट्रोफी है। उसने बताया हुआ सिंपल डेफिनेशन इज ग्लैंड टू स्ट्रोमा रेशो ऑफ 2:1 इज़ हाइपरप्लेजिया, और उसका ऑपोजिट जो सा होता है वो आपके पास एट्रोफी होती है, ठीक है। तो हाइपरप्लेजिया में क्या हो रहा होता है कि ग्लैंड्स कंपेयर टू स्ट्रोमा आपके पास ज़्यादा हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ग्लैंड और स्ट्रोमा की रेशो आपके पास 2:1 होती है, और इस रेशो से वो इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। जबकि एट्रोफी में आपके पास जो ग्लैंड टू स्ट्रोमा रेशो होती है वो कम हो जाती है। इसीलिए उसने जो ऊपर वाला सिनेरियो उसमें बताया हुआ है कि जो एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स हैं वो कम हो रहे हैं, लेकिन स्ट्रोमा अभी भी अबंडेंट है, ठीक है। तो आपके पास जो ग्लैंड्स है वो ज़्यादा कम हो गया एज़ कम्पेयर टू स्ट्रोमा। फिर आपके पास आ जाता है पेशेंट हैड कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी विद हिस्ट्री ऑफ ब्लड लॉस एंड हाइपोटेंशन फॉर 6 आवर्स, नाउ ब्लड एनालिसिस शोज लो ACTH। तो ये आपके पास क्या हो रहा है, एड्रीनल एट्रोफी हो रही है, ठीक है। उससे देखो ब्लड लॉस हो रहा है और साथ में आपके पास हाइपोटेंशन हो रही है फॉर 6 आवर्स, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि जो एड्रीनल ग्लैंड है ना वहाँ तक ब्लड नहीं पहुँच रहा, जिस वजह से एड्रीनल एट्रोफी हो रही है, और एड्रीनल एट्रोफी की वजह से आपके पास जो एल्डोस्टेरोन है उसका रिलीज़ भी नहीं हो रहा, तो इसी वजह से आपके पास पेशेंट हाइपोटेंशन में है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कॉमन कॉज ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एट्रोफी। तो आपके पास क्या होगा, एक्सक्रीटरी ड्रग्स की जौन सी है ना उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है। राइट 12th nerve damage causes right half paralysis with atrophy of right side. A child had fracture for which cast was applied to his leg. After some time आपके पास कास्ट आपने रिमूव की है। His calf muscle shows reduced muscle mass। तो ये क्या है, डिस्ट्यूज एट्रोफी का एग्जांपल है, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है, इट ऑल्सो कम्स एज अ बॉय हैड फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस फॉर विच in ER he was advised cast for a few days. Removal of cast, the limb muscles were atrophied. This is due to decreased actin and myosin protein synthesis, ठीक है। तो ये आपके पास डिसयूज एट्रोफी है। डिसयूज एट्रोफी में हो क्या रहा होता है कि आपके पास आपने कास्ट लगा दिए, कास्ट लगाने की वजह से आपके पास जो ब्लड सप्लाई है वहाँ पे वो कम हो रही है, जिस वजह से आपके पास जो एक्टिन मायोसिन प्रोटीन सिंथेसिस है वो कम हो रही है, ठीक है। फिर आपके पास आ रहा है रिगार्डिंग मेटाप्लेजिया, वन एपिथेलियल चेंजेस इनटू अनदर नॉर्मल एपिथेलियम, ठीक है। मेटाप्लेजिया में आपके पास क्या होता है,
कि एक एपिथीलियल दूसरी एपिथीलियम के अंदर चेंज हो रही होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिवर्सिबल, तो आपके पास मेटाप्लेजिया जो सा होता है ना वो रिवर्सिबल होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज मेटाप्लेजिया, तो आपके पास विटामिन ए डिफिशिएंसी में आपको मेटाप्लेजिया मिलता है। मेटाप्लेजिया 3 सेंटीमीटर अबव द स्क्वेमोकोलमनर जंक्शन, आपके पास ये क्या होगा, बेरेट्स ऑइसोफेगस होगा, जिसमें आपके पास जो कोलमनर एपिथीलियम है वो स्क्वेमस एपिथीलियम में चेंज हो रही है। गैस्ट्रिक पेन फॉर 3 years 3 सेंटीमीटर अबव द गैस्ट्रोइसोफेजिक जंक्शन, कोलमनर सेल्स आर सीन, डायग्नोसिस मेटाप्लेजिया। फिर सर्विक्स विद स्क्वेमस एपिथीलियम इन एंडोसर्विक्स इज मेटाप्लेजिया। पोलिप इन एंडोसर्विक्स विद स्टाइलेटेड स्क्वेमस एपिथीलियम, आपके पास मेटाप्लेजिया आ रहा है। चेंज ऑफ स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम एट एंडोसर्विक्स, आपके पास ये भी मेटाप्लेजिया है। प्रेजेंस ऑफ स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम इन एंडोसर्विक्स, आपके पास मेटाप्लेजिया है। अ वुमन विद वजाइनल ब्लीडिंग, ऑन एग्जामिनेशन सर्वाइकल पॉलिप इन एंडोसर्विक्स लाइन बाय स्क्वेमस एपिथीलियम, ये मेटाप्लेजिया। अ पर्सन हैड स्वेलिंग ऑन आर्म ड्यू टू इंजरी, स्वेलिंग रिमेन 3 months एंड रिजॉल्व इन 1 year, तो आपके पास कॉज क्या है स्वेलिंग की, मेटाप्लेजिया। ये मायोसाइटस ऑसिफिकेंस का सिनेरियो है, ठीक है, जिसमें आपके जो बोन होती है ना, बोन के अंदर आपके पास ये जो जो मसल होता है, मसल के अंदर आपको बोन का टिश्यू मिलता है, ठीक है, मसल के अंदर आपको बोनी टिश्यू मिलता है, तो इसे हम मायोसिन्स ऑसिफिकेंस कहते हैं, ठीक है, और ये आपके पास मेटाप्लेजिया की टाइप होती है, ठीक है। मायोसाइटस ऑसिफिकेंस कहते हैं। 3 months टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीअब्जॉर्ब द कैल्सिफिकेशन। फिर आपके पास, हाँ बिल्कुल, मसल में बोन होती है। हाँ, आफ्टर एक्सीडेंट अ मास डेवलप्स ऑन शोल्डर रीजन विच रिग्रेसेस आफ्टर 3 months, तो ये आपके पास क्या है, मेटाप्लेजिया है। अ यंग बॉय हार्ट फ्रैक्चर osseous tissue, after some months he presents with mass containing hemorrhage, तो ये आपके पास क्या है, मेटाप्लेजिया के एग्जांपल है। क्रॉनिक स्मोकर ऑन ब्रोंकोस्कोपी स्पेसिमेन टेकन फ्रॉम ब्रोंकस, फाइंडिंग्स आपके पास क्या होंगी कि क्रॉनिक स्मोकर है, ब्रोंकोस्कोपी स्पेसिमेन में आपने क्या लिया, इसमें आपके पास क्या होगा, स्क्वेमस मेटाप्लेजिया होगा, ठीक है। उसमें उसने बताया था कि जो ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया में आपके पास कोलमनर एपिथीलियम होती है जो स्क्वेमस एपिथीलियम में चेंज हो जाती है। फिर माइक्रोस्कोपिक एग्जाम ऑफ एंडोसर्वाइकल बायोप्सी ऑफ अ 30-year फीमेल रिवील्ड एंडोसर्वाइकल टिश्यू पार्शली लाइंड बाय स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम, तो ये मेटाप्लेजिया की एग्जांपल है। पर्सन हैड स्वेलिंग ऑन अपर आर्म ड्यू टू सम इंजरी, स्वेलिंग रिमेन्ड 3 months but resolve in 1 year, what was the cause of the swelling, तो आपके पास ये मेटाप्लेजिया होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आ रहा है ब्रेस्ट मास के शोइंग फीचर्स ऑफ फर्म फाइब्रस मास, ग्रॉस अपीयरेंस ऑफ फाइब्रोएडिनोमा, ठीक है, तो ये आपके पास डेस्मोप्लेजिया है। कोई मुझे बता सकता है कि डेस्मोप्लेजिया क्या होता है? अच्छा, डेस्मोप्लेजिया ना आपके पास ग्रोथ होती है फाइब्रस या कनेक्टिव टिश्यू की, ठीक है, इन ट्यूमर्स, ठीक है, तो आपके पास जो डेस्मोप्लेजिया होता है वो फाइब्रस या कनेक्टिव टिश्यू की ग्रोथ होती है ट्यूमर्स के अंदर, ठीक है, हाँ, नॉन नियोप्लास्टिक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है द प्रेजेंस ऑफ नॉर्मल पैंक्रियाटिक टिश्यू इन गैस्ट्रिक म्यूकोजा इज टर्म्ड एज कोरियोस्टोमा, ठीक है, तो इसमें आपके पास क्या हो रहा है कि किसी और टिश्यू के अंदर, किसी और ऑर्गन में कोई और टिश्यू की डेवलपमेंट हो रही हो, जैसे आपके पास अगर पैंक्रियाटिक टिश्यू गैस्ट्रिक म्यूकोजा के अंदर डेवलप करना शुरू हो जाए तो उसे आप कोरियोस्टोमा कहते हो। फिर आपके पास आ जाता है इन यूट्राइन फाइब्रोमायोमा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो यूट्राइन फाइब्रोमायोमा में आपके पास क्या होगा, रेड डीजेनरेशन होगी। रिगार्डिंग एप्लेजिया आपके पास क्या होता है, फेलियर ऑफ सेल प्रोडक्शन। प्रेग्नेंट लेडी प्रेजेंटेड विद इंक्रीज फंडल हाइट,
चेंज इन यूट्रस इज़ हाइपरट्रोफी प्लस हाइपरप्लेजिया। फिर आपके पास आ जाता है एग्जाम्पल ऑफ हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रोफी क्या होती है। यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हिस्टोलॉजिकली डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ इन अ पेशेंट विद नॉन COPD। तो ये आपके पास क्या होगा, हाइपरप्लेजिया भी होगा, हाइपरट्रोफी भी होगी ऑफ म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स, ठीक है। तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर आपके पास हिस्टोलॉजिकली क्या डायग्नोस्टिक फीचर होता है कि आपके पास जो म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स होते हैं उनका हाइपरप्लेजिया भी हो जाता है और हाइपरट्रोफी भी हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई चीज़ ना समझ आई हो? चलें, फिर आपके पास ना पॉइंट नंबर 325 आ जाता है। पॉइंट नंबर 325 में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्राइमरी ऑप्शनल इन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के अंदर ऑप्शनाइजेशन जौन सी होती है वो किससे हो रही होती है, आपके पास C3b से हो रही होती है। अब ये एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास वेजो कंस्ट्रिक्शन आ जाती है। जो वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है ना वो आपके पास कौन कौन सी चीज़ें करवा रही होती हैं। एक आपके पास थ्रोम्बोक्सिन A2 आ जाता है। थ्रोम्बोक्सिन A2 जौन सा है ना वो आपके पास वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा रहा होता है, ठीक है। तो मुझे बता सकते हैं चैट बॉक्स में कि जो थ्रोम्बोक्सिन A2 होता है वो आपके पास बनता कैसे है, ठीक है। कोई मुझे बता सकते हैं थ्रोम्बोक्सिन A2 बनता कैसे है। फिर आपके पास थ्रोम्बोक्सिन A2 क्या करवाता है, इंजरी के अंदर रिलीज़ होता है और ये प्लेटलेट एग्रीगेशन करवा रहा होता है वेजो कंस्ट्रिक्शन के साथ साथ। फिर आपके पास LTC4, D4 और E4 आ जाता है। ये सारे आपके पास जौन से हैं वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा रहे हैं। फिर आपके पास प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर आ जाता है, ठीक है। प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर भी आपके पास वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा रहा होता है। फिर आपके पास वेजो डायलेशन आती है। फिर वेजो डायलेशन के अंदर ना आपके पास कौन कौन सी चीज़ें करवा रही होती हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स करवा रही होती हैं बेसिकली, ठीक है। तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं ना वो आपके पास वेजो डायलेशन करवा रही होती हैं। इसमें आपके पास प्रोस्टाग्लैंडिन I2 आ जाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन I2 जौन सा है ना ये आपके पास प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट कर रहा होता है, तो इसीलिए ये वेजो डायलेशन करवा रहा होता है। फिर उसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन D2, E2 और F2 ये आपके पास आ जाते हैं। ब्रेडिकाइनिन आ जाता है। ब्रेडिकाइनिन आपके पास पेन पाथवे में यूज़ होता है। फिर आपके पास PAF आ जाता है और साथ में नाइट्रिक ऑक्साइड आ जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके पास वेजो डायलेशन करवा रही होती हैं। फिर आपके पास एनाफाइलैक्सिस आ जाता है। जो एनाफाइलैक्सिस है ना, एनाफाइलैक्सिस में आपके पास C3A, C4A, C5A, ठीक है। एनाफाइलैक्सिस का क्या मतलब है कि आपके पास जो WBCs है ना, WBCs को आपके पास साइट ऑफ इंजरी पे लेके आना, ठीक है। तो एनाफाइलैक्सिस आपके पास C3A, C4A और C5A करवा रहे होते हैं। अब न्यूट्रोफिल कीमोटैक्सिस यानी कि जो न्यूट्रोफिल्स की मूवमेंट्स करवा रहे होते हैं ना, न्यूट्रोफिल्स की मूवमेंट्स के लिए आपके पास C5A आ जाता है, LTB4 आ जाता है और IL8 आ जाता है। PAF इज़ प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, ठीक है डॉक्टर सना। PAF आपके पास प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर होता है। फिर आपके पास ना न्यूट्रोफिल की जो कीमोटैक्सिस करवा रहा होता है यानी कि जो न्यूट्रोफिल्स की मूवमेंट करवा रहा होता है वो आपके पास C5A, LTB4 और IL8 आ जाता है। फिर आपके पास ऑप्सोनाइजेशन कौन करवाता है। ऑप्सोनाइजेशन क्या होता है कि एंटीबॉडीज़ का बैक्टीरिया के साथ बाइंड होना, ठीक है। तो ये आपके पास C3B करवा रहा होता है, ठीक है, और साथ में IgG करवा रहा होता है, ठीक है। उसने निमोनिक बताया C3B बाइंड्स बैक्टीरिया, ठीक है। तो C3B और IgG ये आपके पास ऑप्सोनाइजेशन करवा रहे होते हैं।
फिर आपके पास आ जाता है साइटोलिसिस। साइटोलिसिस आपके पास कौन करवा रहा होता है? C5b9 कॉजेज साइटोलिसिस बाय मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, साइटोलिसिस का क्या मतलब होता है? सेल का रप्चर होना। और जो साइटोलिसिस है वो आपके पास C5b9 करवा रहा होता है। ठीक है, फिर मीडिएटर्स इन पेन ऑफ पेन इन अक्यूट इन्फ्लेमेशन। तो अक्यूट इन्फ्लेमेशन में पेन मीडिएटर्स आपके पास कौन से होते हैं? ब्रेडिकाइनिन और प्रोस्टाग्लैंडिन। मैं रिपीट कर देता हूँ। जो आपके पास मीडिएटर्स इन अक्यूट इन्फ्लेमेशन, तो अक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर आपके पास कौन से मीडिएटर्स होंगे? ब्रेडिकाइनिन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स होंगे। क्योंकि देखो जो आपके पास ब्रेडिकाइनिन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स है ना, जो आपके पास ब्रेडिकाइनिन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, ये क्या करवा रहे हैं? ये वेजोडाइलेशन करवा रहे हैं ना। तो वेजोडाइलेशन से क्या होगा कि जो इन्फ्लेमेटरी साइट होती है ना, वहाँ पे आपके पास इंक्रीज WBC जाते हैं। ठीक है, तो वो आपके पास इन्फ्लेमेशन के अंदर काम आते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो चीज़ें आपके पास ब्रेडिकाइनिन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स वेजोडाइलेशन करवा रही थी, वो आपके पास इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं। फिर ल्यूकोसाइट एडिशन, जो आपके पास WBC को ब्लड वेसल के साथ जोड़ है, वो क्या है? आपके पास LFA1 है। फिर आपके पास सेल्यूलर एडिशन आ जाता है या एंडोथीलियल एडिशन आ जाता है। तो सेल्यूलर एडिशन के अंदर आपके पास आई कैम और वी कैम होता है। ठीक है, आई कैम और वी कैम आपके पास सेल्यूलर एडिशन करवा रहे होते हैं। ये एक सेकंड लो और ज़रा एक बार खुद भी रीड करो, फिर मुझे से बताओ कि कोई चीज़ ना इसमें समझ आ रही हो तो। अच्छा गैस, इसमें से कोई ऐसी चीज़ है जो अभी तक नहीं समझ आई? अच्छा चले, फिर आपके पास आ रहा है MCQs में WBCs adhere to endothelium via ICAM। ठीक है, तो ये आपके पास सेलुलर एडिशन होती है ना, तो इसमें आपके पास जो WBCs है वो एंडोथीलियम से कैसे एडहियर हो रहे हैं? ICAM से हो रहे हैं। ठीक है, फिर डोंट गेट कंफ्यूज विद द अर्लियर ऑप्शन ऑफ सिलेक्टिन। हेयर इज़ द एक्सप्लेनेशन। जो आपके पास सर्कुलेटिंग ल्यूकोसाइट्स होते हैं ना, वो इनिशियली आपके पास बाइंड करते हैं सिलेक्टिन के साथ। ठीक है, जो सर्कुलेटिंग WBCs हैं वो आपके पास इनिशियली सिलेक्टिन्स के साथ बाइंड करते हैं ऑफ द एंडोथीलियम, देन फर्मली एडहेयर टू एंडोथीलियम via B1 and B2 integrins। अब अप रेगुलेट्स ल्यूकोसाइट इंटेग्रेंस LFA1 and MAC1 and both of them can bind to endothelial ICAM। ठीक है, there was no option of LFA1 if present prefer them। चलें नमाज ब्रेक ले लें। 7:05 पे हम दोबारा से शुरू करते हैं। हाँ, 7:05 पे हम शुरू करते हैं। ठीक है।
अस्सलाम वालेकुम। चले मैं आप लोगों को ना थोड़ा सा ये समझा देता हूँ। हाँ हाँ, मैं आप लोगों को ना ये थोड़ा सा प्रोसेस समझा देता हूँ। ये जो आपके पास ये होता है ना, ये एडहीजन वाला, ठीक है। तो इसमें ना आपके पास क्या होता है कि जो आपके पास LFA1 है ना, LFA1 आपके पास ल्यूकोसाइट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पर्टिकुलरली आपके पास जो लिम्फोसाइट्स होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं। ये आपके पास क्या करते हैं, आई कैम के साथ इंटरेक्ट करते हैं। आई कैम आपके पास कहाँ पे पाई जाती है, वैस्कुलर एंडोथीलियल सेल्स के अंदर पाई जाती हैं। और ये दोनों मिला के ना आपके पास फिर क्या करवाते हैं, फर्म एडहीजन करवाते हैं, ठीक है। बल्कि आपके पास इस तरह समझ लो कि जो LFA1 है ये आपके पास वाइट ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट है, और जो आई कैम और वी कैम है ना, ये आपके पास वैस्कुलर एंडोथीलियम के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। जब ये आपके पास दोनों मिलेंगे ना तो आपके पास फिर फर्म एडहीजन होगी, ठीक है। फिर आपके पास ना ये जो आ जाता है, क्या नाम है, सिलेक्टेंस। सिलेक्टेंस जौन सा होता है ना, इन्होंने आपके पास जो WBCs होती हैं, इन्हें इनिशियली जौन सा होता है ना, वो आपके पास एंडोथीलियम के साथ लगा रहे होते हैं, और ये रोलिंग में काम आते हैं, और जो इनिशियल अटैचमेंट होती है उसके अंदर काम आते हैं, ठीक है। फिर आपके पास बीटा 1 और बीटा 2 आ जाते हैं। जो बीटा 1 और बीटा 2 इंटेग्रेंस हैं, ये आपके पास क्या करते हैं, ये आपके पास अप रेगुलेट कर रहे होते हैं उसके अटैचमेंट को, उसके अटैचमेंट को फर्दर बढ़ा रहे होते हैं। फिर जो आपके पास ये है ना, आई कैम और वी कैम, ये आपके पास जौन सा है ना, ये फर्म एडहीजन के अंदर फिर काम आते हैं, ठीक है। और इसमें आपने LFA1 को बिल्कुल चूज़ करना है ओवर आई कैम अगर एडहीजन आ जाए। ये वाली बात सबको समझ आई है गाइस? ये एडहीजन वाला बात से सबको समझ आया है? गाइस एडहीजन वाला बात से समझ आ गया? चलें, फिर आपके पास आ जाता है न्यूट्रोफिल्स आर स्टडीड इन ब्लड एंड आर फाउंड इन पेरिफेरी विद ऑक्सीजन कंजम्पशन। डॉक्टर अमरीन, मैंने ये कहा था कि जो आपके पास ल्यूकोसाइट्स LFA1 होते हैं ना, LFA1 जौन सा होता है आपके पास, ये ल्यूकोसाइट्स या ल्यूकोसाइट्स के अंदर या WBCs के अंदर प्रेजेंट होता है। जबकि जो आपके पास आई कैम और वी कैम है ना, ये आपके पास एंडोथीलियम के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, वास्कुलर एंडोथीलियम में प्रेजेंट होता है। अब आपके पास जब WBC इनिशियली लगता है ना आपके पास एंडोथीलियम के साथ, तो इनिशियली उसका लगना और रोलिंग जौन सी होती है, दैट इज़ मीडिएटेड बाय सिलेक्टेंस, ठीक है। फिर उसके बाद फर्दर अप रेगुलेशन होती है बीटा 1 और बीटा 2 इंटेग्रेंस के साथ। और जो फर्म एडहीजन हो रही होती है ना, वो कब होती है, जब आपके पास LFA1 के साथ आई कैम और वी कैम लग रहा होता है, ठीक है। LFA1 आपके पास कहाँ से आया, LFA1 आपके पास WBC में आ गया, और आई कैम वी कैम जौन सा है वो आपके पास एंडोथीलियम में आ गया। जब ये दोनों आपस में लगेंगे तो तब आपके पास फिर फर्म एडहीजन हो जाएगी, ठीक है। डॉक्टर अमरीन, डॉक्टर सन्ना, डॉक्टर बिस्वा, समझ आ गया? एडहीजन के अंदर देखिए ना, आपके पास LFA1 और आई कैम दोनों आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। LFA1 और आई कैम दोनों आ जाएंगे। अगर आप एंडोथीलियम का पार्ट पूछ रहे हो
तो एंडोथीलियम का पार्ट जौन सा है ना वो आईकैम होगा। अगर आप ल्यूकोसाइट का पार्ट पूछ रहे हो तो ल्यूकोसाइट का पार्ट आपके पास LFA1 होगा, ठीक है ना। तो अगर वो ल्यूकोसाइट के एडिशन पूछ रहा है तो वो आपके पास LFA1 से हो रही है। अगर वो पूछ रहा है कि किस चीज़ के साथ एडियर कर रहा है तो वो एंडोथीलियम में आईकैम के साथ एडियर कर रहा है, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है न्यूट्रोफिल्स आर स्टडीड इन ब्लड एंड आर फाउंड इन पेरिफेरी विद ऑक्सीजन कंजम्पशन। हाँ, LFA1 को आपने आईकैम के ऊपर प्रेफर करना है, ये लिखा हुआ है ना कि LFA1 को आपने आईकैम के ऊपर प्रेफर करना है। फिर आपके पास आ जाता है न्यूट्रोफिल्स आर स्टडीड इन ब्लड एंड आर फाउंड इन पेरिफेरी विद ऑक्सीजन कंजम्पशन। दिस प्रोसेस इज़ नेसेसरी फॉर माइक्रोबियल किलिंग, ठीक है। जो आपके पास न्यूट्रोफिल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स आपके पास क्या करवा रहे होते हैं, आपके पास फ्री रेडिकल फॉर्मेशन करवा रहे होते हैं और इससे आपके पास माइक्रोबियल किलिंग होती है। ल्यूकोसाइट एडिशन मॉलिक्यूल कौन सा होता है, ल्यूकोसाइट्स को क्या एडहेयर करवा रहा होता है, LFA1 करवा रहा होता है, विच इज़ मोस्ट रिलीज थ्रू टू थ्रोम्बिन फॉर्मेशन। फर्स्ट स्टेप इज़ प्लेटलेट एडहीजन, ठीक है। तो आपके पास जो थ्रोम्बिन फॉर्मेशन होती है उसमें जो पहला प्रोसेस होता है वो क्या होता है, प्लेटलेट एडहीजन, यानी प्लेटलेट्स का आपके पास ब्लड वेसल्स के साथ लगना। प्रोस्टाग्लैंडिन D2, E2, I2 के फंक्शन क्या होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करवाते थे, आपके पास वेज़ोडाइलेशन करवाते थे। अब पैथोलॉजिस्ट ऑब्जर्वेशन अ स्लाइड ऑफ न्यूट्रोफिल्स बाय गिविंग ऑक्सीजन बर्स्ट। तो ये आपके पास क्या होगा, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक विल द न्यूट्रोफिल शो, आपके पास माइक्रोसिबिडल एक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल, यानी कि आपके पास जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो आपके पास किल करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइटोकाइन एक्सप्रेस्ड ऑन ल्यूकोसाइट्स आफ्टर मार्जिनेशन। तो जो आपके पास ल्यूकोसाइट्स के ऊपर फैक्टर रिलीज होता है वो LFA1 होता है आफ्टर मार्जिनेशन फॉर एडिशन। फिर आपके पास आ जाता है द टर्म डायपेडिसिस इज़ रिलेटेड टू ल्यूकोसाइट माइग्रेशन, ठीक है। तो जो आपके पास ल्यूकोसाइट्स की माइग्रेशन हो रही होती है उसके लिए हम टर्म क्या यूज़ करते हैं, डायपेडिसिस यूज़ करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर फेगोसाइटोसिस, तो फेगोसाइटोसिस के लिए आपके पास क्या आ जाता है, C3b आ जाता है। यहाँ पे वो किस चीज़ की बात कर रहा है, यहाँ पे वो ऑप्सोनाइजेशन की बात कर रहा है, ठीक है, जिससे आपके पास आपके जो फेगोसाइट्स हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और ऑप्सोनाइजेशन में आपके पास C3b और IgG आ जाता है। फिर आपके पास आ रहा है इन फेगोसाइटोसिस विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वॉल्व, आपके पास वो C3b होता है। अ पेशेंट सफर्स फ्रॉम अपेंडिसाइटिस, पेरिफेरल ब्लड शोज ल्यूकोसाइटोसिस, पेन विल बी मीडिएटेड बाय ब्रेडिकाइनिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स, जो आपके पास पेन मीडिएटर्स आ जाते हैं। अ प्रेग्नेंट लेडी कम्स विद प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, शी इज सस्पेक्टेड टू हैव कोरियोअम्नियानाइटिस, टू कंफर्म इंट्राएमनियोटिक इन्फेक्शन आपने क्या करना है, इंट्राल्यूकिन 6 के लेवल्स लेने हैं, ठीक है। फिर आपके पास आ रहा है अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद सोर थ्रोट एंड फीवर, ऑन एग्जामिनेशन टॉन्सिल्स वर इन्फ्लेम्ड, द मोस्ट लाइकली मीडिएटर्स इन दिस प्रोसेस आर TNF और इंटरल्यूकिन 1। अब ये आपने सीक्वेंस याद रखना है कि जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं उसमें आपके पास TNF प्लस इंटरल्यूकिन 1 आ जाता है, इज़ ग्रेटर देन TNF इज़ ग्रेटर देन इंटरल्यूकिन 1, ठीक है। अगर वो फीवर पूछ ले तो फीवर जौन सा है वो आपके पास इंटरल्यूकिन 1 से हो रहा होता है। और फिर अगर वो पूछ ले अ न्यूट्रोपिनिक हाइपोटेंसिव पेशेंट वाज एडमिटेड इन ऑन्कोलॉजी वार्ड विद हिस्ट्री ऑफ हाई ग्रेड फीवर एंड डिस्यूरिया। अब पेशेंट है जो न्यूट्रोपिनिक है, हाइपोटेंसिव है, ऑन्कोलॉजी वार्ड के अंदर आपने एडमिट किया है, उसे हाई ग्रेड फीवर है, साथ में डिस्यूरिया है। ब्लड कल्चर के अंदर आपको क्या मिल रहा है, सूडोमोनास एरिजिनोसा मिल रहा है। द डिजीज़ हैज़ अकर्ड ड्यू टू रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव रिलीज ऑफ TNF, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर आ जाएगा। अगर वो फीवर का पूछ लेगा हाली तो फीवर में आपके पास इंटरल्यूकिन 1 आ जाएगा, लेकिन अगर वो फीवर के साथ साथ हाइपोटेंशन भी होगी तो फिर आपके पास TNF आ जाएगा। डिलेड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रिक्वायर इंटरल्यूकिन 12, तो इंटरल्यूकिन 12 जौन सा होता है वो
डिलेड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी करवा रहा होता है। इन इंजर्ड टिश्यू द कीमोटैक्टिक फैक्टर इज़ इंटरल्यूकिन 8। तो आपके पास जो कीमोटैक्टिक फैक्टर इंजर्ड टिश्यू के अंदर होता है वो इंटरल्यूकिन 8 होता है। अ पेशेंट सफर्स फ्रॉम अपेंडिसाइटिस, पेरिफेरल ब्लड शोज ल्यूकोसाइटोसिस, पेन विल बी मीडिएटेड बाय ब्रेडिकाइनिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पोटेंट पेन मीडिएटर। तो आपके पास वो ब्रेडिकाइनिन होता है। विच वन मीडिएट्स WBC अटैचमेंट टू बैक्टीरिया। तो आपके पास वो ऑप्शनिन होता है। A 14-year-old boy gets his finger cut by a knife. Which one of the following is primary या early mediator of acute inflammation। तो आपके पास वो हिस्टामीन होती है। ठीक है, अगर आपके पास इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर पूछ ले तो आपके पास हिस्टामीन होगी। अगर वो आपके पास पेन का मोस्ट पोटेंट मीडिएटर पूछ ले तो वो आपके पास फिर ब्रेडिकाइनिन होगा। फिर आफ्टर 12 आवर्स लॉन्ग विद न्यूट्रोफिल्स व्हाट विल बी प्रेजेंट। तो आपके पास मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होगा। वेजो एक्टिव एमाइंस डिस्ट्रॉयड एट लंग्स। तो आपके पास जो वेजो एक्टिव एमाइंस होते हैं ना वो सेरोटोनिन से डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एंड थ्रोम्बोक्सिन आर डेरिवेटिव्स ऑफ अरिकिडोनिक एसिड। ठीक है, तो ये जो आपके पास थ्रोम्बोक्सिन बन रहा होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 बन रहा होता है, या अरिकिडोनिक एसिड से बन रहा होता है। मोस्ट कॉमन इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर हमारे पास हिस्टामीन आ जाता है। थ्रोम्बोक्सिन A2 इज सिक्रीटेड बाय प्लेटलेट्स। The most common important function of endothelium is the formation of prostaglandin I2। जो आपके पास ये एंडोथीलियम होती है ये प्रोस्टाग्लैंडिन I2 रिलीज़ करवा रही होती है, जिससे आपके पास वो वेजोडाइलेटेड फॉर्म में होती है और आपके पास थ्रोम्बोसिस प्रिवेंट हो रही होती है। द मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एंडोथीलियम टू प्रिवेंट coagulation normally is formation of prostaglandin I2। Clot retraction occurs due to thrombus greater than platelets। Best index of platelet function is clot retraction। ठीक है, अच्छा गैस, यहाँ तक किसी को कोई चीज़ ना समझ आई हो इन सारे पॉइंट्स में? इन सारे पॉइंट्स में कुछ ना समझ आया हो? गाइस, यहाँ तक किसी को कोई चीज़ ना समझ आई हो? अच्छा, फिर आपके पास ना आ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीमोटैक्सिस। तो कीमोटैक्सिस का आपके पास क्या मतलब होता है कि आपके पास जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं, WBCs होते हैं, वो आपके पास इन्फ्लेमेशन की साइट के ऊपर ट्रैवल करते हैं। ठीक है, और जो कीमोटैक्टिक एजेंट्स होते हैं वो आपके पास कौन से होते हैं? LTB4, C5a और IL-8 होते हैं। ठीक है, अब इसमें ऑर्डर क्या है कि LTB4 इज़ ग्रेटर देन C5a इज़ ग्रेटर देन IL-8। ये सारे आपके पास फैक्टर्स होते हैं जो WBCs को अट्रैक्ट करते हैं टुवर्ड्स द साइट ऑफ इंजरी। ठीक है, फिर आपके पास आ जाता है कि सबसे पोटेंट लाइपो ऑक्सीजनेस पाथवे में कौन सा होता है? तो आपके पास वो LTB4 होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पोटेंट कीमोटैक्टिक फैक्टर फॉर अरिकिडोनिक एसिड लाइपोऑक्सीजनेस। तो आपके पास वो LTB4 होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्शन ऑफ लाइपोऑक्सीजनेस ऑन अरिकिडोनिक एसिड इज पोटेंट कीमोटैक्टिक फैक्टर फॉर न्यूट्रोफिल्स एंड कॉजेज एग्रीगेशन एंड एडिशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स। तो आपके पास वो LTB4 होता है। ठीक है, कोई मुझे बता सकता है ये जो आपके पास लाइपोऑक्सीजनेस एंजाइम है ये कहाँ पे आता है? इससे क्या बन रहा होता है लाइपोऑक्सीजनेस से?
जो आपके पास लाइपोक्सिजनेजेस होते हैं ना, ये आपके पास कैटलाइज करते हैं एरिकिडोनिक एसिड को ल्यूकोट्राइन्स में, ठीक है। और ये आपके पास फिर इन्फ्लेमेशन और इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है। ये क्या आपके पास कर रहे हैं, ये आपके पास जो लाइपोक्सिजनेजेस हैं ये एरिकिडोनिक एसिड को ब्रेक डाउन कर रहे हैं इनटू ल्यूकोट्राइन्स, ठीक है। और ये फिर इन्फ्लेमेशन के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। गाइस समझ आ रही है? हाँ, जो आपके पास सेरोटोनिन होता है ना, सेरोटोनिन आपके पास वेजो एक्टिव एमाइन होता है जो आपके पास लंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ये आपके पास पॉइंट नंबर कौन सा था, एक सेकेंड। हाँ, जो आपके पास वेजो एक्टिव एमाइंस होता है ना, वो आपके पास सेरोटोनिन एक टाइप होती है वेजो एक्टिव एमाइंस की, जो आपके पास लंग के अंदर प्रेजेंट होती है और जो कि डिस्ट्रॉय हो रही होती है, ठीक है। फिर आपके पास आ रहा है थ्रोम्बोक्सिन A2 एंड प्रोस्टाग्लैंडिन A2। इसका क्या पूछना है, कुछ पूछना है डॉक्टर सादी, या आप ये बता रही थी? डॉक्टर सर ने सेरोटोनिन इज़ अ टाइप ऑफ वेजो एक्टिव एमाइन जो कि लंग्स के अंदर डिस्ट्रॉय होता है। LTB4, LTB4 जौन सा होता है ना, ये बेसिकली आपके पास कीमोटैक्टिक एजेंट्स हैं। कीमोटैक्टिक एजेंट्स का आपके पास क्या काम होता है, कीमोटैक्टिक एजेंट्स ने आपके पास जो इन्फ्लेमेटरी साइट होती है ना, वहाँ पे WBCs लाने होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पोटेंट आपके पास कीमोटैक्टिक एजेंट होता है ना, वो LTB4 होता है, जो कि WBCs को पूरे ब्लड में से साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन के ऊपर लेके आता है ताकि वो अपना काम कर सकें। उसके बाद आपके पास फिर C5A होता है और फिर IL-8 होता है, ठीक है। ये आपके पास कीमोटैक्टिक एजेंट्स हैं। जो आपके पास ये लाइपो ऑक्सीजनेज है ना, ये आपके पास कौन सा है, ये ब्रेक डाउन करवा रहा होता है आपके पास एरिकिडोनिक एसिड की इनटू ल्यूकोट्राइन्स के अंदर ये ब्रेक डाउन करवा रहा होता है। अच्छा, फिर आपके पास ना अगला पॉइंट आ जाता है, पर्सन विद सफरिंग फ्रॉम पैरासिटिक इन्फेक्शन विच टाइप ऑफ सेल्स टू बी रेज। तो आपको पता है जो पैरासिटिक इन्फेक्शन होते हैं उसमें आपके पास ईओसिनोफिल्स रेज्ड होते हैं। जो आपके पास एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होती हैं उसके अंदर आपके पास न्यूट्रोफिल्स रेज्ड होंगे। न्यूट्रोफिल्स होते क्या हैं आपके पास, इसमें मल्टी लोब न्यूक्लियस होता है, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स के अंदर
जो न्यूक्लियस होता है उसके पास मल्टीपल 2 या 3 लोब्स होती हैं। मोस्ट प्रोमिनेंट सेल इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर, और फिर 24 से 48 आवर्स के अंदर ये डिसअपेयर हो जाता है। कॉजेज़ इंक्लूड बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड एनी इन्फ्लेमेशन जैसे कि इन्फार्क्शन। तो इसमें आपके पास पहले 24 घंटे के अंदर आपके पास न्यूट्रोफिल्स आ जाएंगे, फिर आपके पास मोनोसाइट्स आ जाते हैं। जो मोनोसाइट्स होते हैं दे डिफ्रेंशिएट इनटू मैक्रोफेज इन टिश्यू। तो जो आपके पास मोनोसाइट्स होते हैं वो आपके पास मैक्रोफेजेस के अंदर डिफ्रेंशिएट हो रहे होते हैं टिश्यूज़ में। ये 1 से 2 दिन बाद आते हैं। जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ना वो बेसिकली आपके पास ये मोनोसाइट्स या मैक्रोफेजेस से रिप्लेस हो रहे होते हैं, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है कि जो मोनोसाइट्स हैं वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर भी होते हैं, जबकि जो आपके पास न्यूट्रोफिल्स थे वो अक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर होते हैं। कॉज ऑफ मोनोसाइटोसिस इंक्लूड क्रॉनिक इन्फेक्शंस जैसे कि टीबी और मैलिग्नेंसी, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है लिम्फोसाइट्स। जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो आपके पास बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, नेचुरल किलर सेल्स होते हैं। फिर आपके पास आ जाता है प्रोमिनेंट इन्फ्लेमेटरी सेल्स इन वायरल इन्फेक्शंस। तो वायरल इन्फेक्शंस में आपके पास लिम्फोसाइट्स ज़्यादा होंगे, ठीक है। और फिर आपके पास जो पैरासिटिक इन्फेक्शंस हैं, पैरासिटिक इन्फेक्शंस में आपके पास ईओसिनोफिल ज़्यादा होंगे। Eosinophils defends against helminthic parasite infections and increase in response to allergies. Cause of eosinophilia आपके पास क्या है, इसका निमोनिक है NAACP। फिर आपके पास इसमें क्या आ जाता है, नियोप्लेजिया आ जाता है, अस्थमा आ जाता है, एलर्जिक प्रोसेसेस आ जाते हैं, क्रॉनिक एड्रीनल इनसफिशिएंसी आ जाता है और पैरासाइट्स आ जाते हैं। इन सारे कंडीशंस के अंदर आपके पास ईओसिनोफिल्स रेज्ड हो रहे हैं। कौन कौन सी हैं, नियोप्लेजिया है, अस्थमा है, एलर्जिक प्रोसेसेस हैं, क्रॉनिक एड्रीनल इनसफिशिएंसी है और पैरासाइट्स है। इन सारों में आपके पास ईओसिनोफिल ज़्यादा हो जाएंगे। जो बेजोफिल होते हैं, बेजोफिल मीडिएट्स एलर्जिक रिएक्शन। तो बेजोफिल्स आपके पास एलर्जिक रिएक्शंस को मीडिएट कर रहे होते हैं। डेंसली बेजोफिलिक ग्रैन्यूल्स कंटेन हेपरिन एन एंटीकोगुलेंट और हिस्टामिन अ वेजोडाइलेटर, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है मैस्ट सेल्स। मैस्ट सेल्स जो सा होता है वो एलर्जिक रिएक्शंस को मीडिएट कर रहे होते हैं, ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम प्रिकर्सर्स एज बेजोफिल्स और फिर रिलीज हिस्टामिन, हेपरिन एंड ईओसिनोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर्स, ठीक है। तो जो आपके पास मैस्ट सेल्स होते हैं ना ये बेसिकली आपके पास एलर्जी के अंदर रिलीज़ हो रहे होते हैं। एलर्जी के अंदर इन्होंने अपने अंदर से ये हिस्टामिन रिलीज़ करनी है, हेपरिन रिलीज़ करनी है, ईओसिनोफिल्स रिलीज़ करने हैं, कीमोटैक्टिक फैक्टर्स रिलीज़ करने हैं। फिर उसके बाद आ जाता है पस कंटेन्स। तो पस के अंदर आपके पास डेड न्यूट्रोफिल्स होते हैं। इन पायोजेनिक एब्सेस एंजाइम्स आर रिलीज बाय न्यूट्रोफिल्स। फिर सुपरेशन इन एब्सेस इज कॉज्ड बाय न्यूट्रोफिल्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी सीन इन माइक्रोस्कोपी ऑफ अक्यूट अपेंडिसाइटिस। तो अक्यूट अपेंडिसाइटिस में आपको क्या मिलेगा, न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे इन द मस्कुलर वॉल। इन अक्यूट अपेंडिसाइटिस विच सेल्स आर इन्वॉल्व, तो आपके पास वो न्यूट्रोफिल्स होते हैं। After acute MI, free radicals produced in reperfusion by neutrophils. Free radicals produced in reperfusion injury after MI, तो ये आपके पास न्यूट्रोफिल से फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। फिर मोस्ट कॉमन सेल्स आफ्टर अर्ली 48 आवर्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन, तो आपके पास वो न्यूट्रोफिल्स होते हैं। तो 48 आवर्स तक ना आपके पास ये न्यूट्रोफिल्स हैं। 48 आवर्स के बाद आपके पास कौन सा है ना वो मैक्रोफेजेस आ रहे हैं। फिर आपके पास आ रहा है पेशेंट डाइड ऑफ MI। ऑटोप्सी पे आपको न्यूट्रोफिल्स मिल रहे हैं विद नेक्रोटिक एरिया सीन आफ्टर 24 आवर्स। फ्यू पीपल आर विद 48 आवर्स एंड हैव गिवन देयर रेफरेंसेस एज वेल, बट दिस इज़ व्हाट मेड अस चेंज द की टू 24, ठीक है। फिर आपके पास आ रहा है स्टाफ ऑरियस प्लेस्ड इन लिम्फेटिक्स। मेजर डिफेंस रिस्पॉन्स इन फर्स्ट 24 आवर्स क्या होता है कि आपके पास न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं, ठीक है, इन्फेक्शन के अंदर लिम्फेटिक्स में। लिम्फेटिक इज टिश्यू इनोकुलेटेड विद स्टाफ ऑरियस इन द नेक्स्ट 24 आवर्स, फाइंडिंग विल बी न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेट्स। अ पेशेंट विद येलोइश थिक फ्लूइड ड्रेन्ड फ्रॉम आर्म ड्यूरिंग इंसिजनल ड्रेनेज। इसमें आपके पास क्या होगा, येलोइश थिक फ्लूइड के अंदर
न्यूट्रोफिल्स होंगे। अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद फीवर एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, प्लूरल एफ्यूजन, व्हाट वाज फाउंड ऑन माइक्रोस्कोपी, तो आपके पास ये क्या होगा, इंक्रीज न्यूट्रोफिल्स होंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज इन्वॉल्व इन अक्यूट इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस एंड ऑल्सो माइलोपेरोक्सीडेज एंड अदर एंजाइम्स, तो आपके पास ये न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो? फिर आपके पास आ जाता है बेजोफिल्स, इयोसिनोफिल्स और मास्ट सेल्स। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स हैव सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स ऑफ IG फॉर IgE एंड हैविंग बेजोफिलिक ग्रैन्यूल्स कंटेनिंग हिस्टामिन और सेरोटोनिन, तो आपके पास ये बेजोफिल्स होते हैं। सेल्स दैट रिलीज एंड ट्रांसफॉर्म इनटू मास्ट सेल्स एंड रिलीज हिस्टामिन, तो आपके पास ये बेजोफिल्स होते हैं। बेजोफिल्स जो से हैं ना, वो आपके पास मास्ट सेल्स बन रहे होते हैं, मास्ट सेल से आपके पास फिर हिस्टामिन निकल रही होती है। ठीक है, IgE इज प्रेजेंट ऑन विच सेल्स, तो आपके पास इसमें आपने मास्ट सेल्स को प्रेफर करना है ओवर बेजोफिल्स। हेपरिन, हिस्टामिन आपके पास मास्ट सेल से रिलीज हो रही है, मास्ट सेल से रिलीज विच एंटीकोगुलेंट, आपके पास वो हेपरिन आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ओपियोइड एडमिनिस्ट्रेशन इज एसोसिएटेड विद रिलीज ऑफ हिस्टामिन, तो आपके पास वो मॉर्फिन होती है। ठीक है, जो आपके पास मॉर्फिन होती है ना, दैट इज़ एसोसिएटेड विद द रिलीज ऑफ हिस्टामिन। ठीक है, तो इस वजह से जो आपके पास मॉर्फिन देने के बाद फ्लशिंग वाले फीचर्स आते हैं ना, वो क्यों आ रहे होते हैं, आपके पास हिस्टामिन की रिलीज़ की वजह से आ रहे होते हैं। ठीक है, फिर आपके पास आ जाता है एस्थमा एंड सीजनल राइनाइटिस इन यंग पेशेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन गिवन विल डिक्रीज दी सिम्टम्स, तो आप मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स दोगे तो आपके पास ये जो एस्थमा और सीजनल राइनाइटिस है ये बेहतर हो जाएगा। क्योंकि एस्थमा या राइनाइटिस के अंदर क्या हो रहा है कि मास्ट सेल्स डीग्रैनुलेट कर रहे हैं, हिस्टामिन रिलीज़ करवा रहे हैं, तो अगर आप मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स दोगे तो वो आपके पास डीग्रैनुलेट नहीं करेंगे। फिर आपके पास आ रहा है इन एस्थमा पेशेंट द एलर्जेंस रिएक्ट डायरेक्टली टू एल्वियोलर मास्ट सेल्स, तो जो एस्थमा वाला पेशेंट होता है उसमें जो एलर्जेंस आते हैं वो एल्वियोलर मास्ट सेल्स से रिएक्ट करते हैं, मास्ट सेल्स पे हिस्टामिन वगैरह रिलीज़ करवाते हैं। फिर आपके पास आ जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्कुलेट्स द लीस्ट इन ब्लड स्ट्रीम, तो आपके पास जो ब्लड स्ट्रीम होती है उसमें जो सबसे कम WBC होता है वो आपके पास बेजोफिल्स होते हैं। इनसेंसिटाइज्ड एटोपिक एस्थमा एंटीजन बाइंड्स टू म्यूकोजल मास्ट सेल्स। ठीक है, फिर आपके पास आ जाते हैं मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस। न्यू वेसल प्रोलिफरेशन इज डन बाय विच ऑफ द सब्सटेंसेस फ्रॉम मैक्रोफेजेस, तो आपके पास PDGF आ जाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन डिराइव ग्रोथ फैक्टर आ जाता है। ठीक है, सॉरी प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर आ जाता है। जो आपके पास प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर होता है ना, ये आपके पास मैक्रोफेजेस से निकल रहा होता है। मैक्रोफेजेस से निकल के ये क्या करता है, आपके पास न्यू ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन करवाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर येलोइश थिक फ्लूइड के अंदर टाइम पीरियड नहीं भी मेंशन, तो आपको पता है कि ये जो एब्सेसिस वगैरह बनती हैं ये आपके पास पहले 24 से 48 आवर्स के अंदर बन रही होती हैं ना, और इसमें अक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बन रही होती हैं। क्रॉनिक में तो नहीं है आपके पास बन रही होती ना, ये जो येलो थिक फ्लूइड्स होते हैं या एब्सेसिस होती हैं, ये आपके पास क्रॉनिक इन्फेक्शन में तो नहीं बन रही होती है, अक्यूट इन्फेक्शन नहीं बन रही होती है, तो इस वजह से इसमें हमारे पास न्यूट्रोफिल्स ही आएगा ना, बेशक टाइम पीरियड नहीं भी मेंशन तो। ठीक है डॉक्टर जोया। फिर आपके पास ना आ रहा था कि जो नई ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन होती है, नई ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन आपके पास प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर से होती है जो मैक्रोफेजेस से रिलीज़ हो रहा होता है। फोम सेल्स इन एथरोमा और मोनोसाइट्स, तो आपके पास जो फोम सेल्स होते हैं एथरोमा में वो मोनोसाइट्स होते हैं, लेकिन मैक्रोफेजेस होगा तो आपने मैक्रोफेजेस को प्रेफर करना है। एट एल्वियोलर लेवल माइक्रोसिटल फंक्शन इज डन बाय एल्वियोलर माइक्रोफेजेस। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स ग्रैनुलेशन टिश्यू, तो आपके पास ग्रैनुलेशन टिश्यू में क्या आता है, एक कैपिलरी बड होता है, साथ में फाइब्रोब्लास्ट होते हैं।
फाइब्रोब्लास्ट क्या करवा रहे होंगे, फाइब्रोसिस करवा रहे होंगे। और ये जो फाइब्रोब्लास्ट वगैरह हैं ये पहुँचेंगे कैसे, ये आपके पास ब्लड वेसल से पहुँचेंगे, क्योंकि ब्लड वेसल जो वैस्कुलैरिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, फिर आपके पास आगे आ जाता है कि विच इज़ ट्रू रिगार्डिंग इन्फ्लेमेटरी सेल्स। तो मैक्रोफेजेस आर द मेन स्कैवेंजर एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन। Major phagocytic cells which present the antigen to lymphocyte is monocytes and macrophages. A man had MI and died after 6 days. On autopsy, histological features show which of the following. तो आपके पास ये क्या होगा, मैक्रोफेजेस आएंगे। मैक्रोफेजेस आर डिराइव फ्रॉम मोनोसाइट्स। मैक्रोफेजेस मोनोसाइट से बन रहे होते हैं। अक्यूट पल्मरी कंजेशन ड्यू टू माइटल स्टेनोसिस। ऑटोप्सी विल शो विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अक्यूट पल्मरी कंजेशन है, साथ में माइटल स्टेनोसिस है, ऑटोप्सी पे आपको मैक्रोफेजेस मिलेंगे। अ पेशेंट डाइड इन ईयर विद लॉन्ग स्टैंडिंग पल्मरी कंजेशन ड्यू टू माइटल स्टेनोसिस। ऑन ऑटोप्सी द alveoli विल बी लाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपके पास ये हार्ट फेलियर मैक्रोफेजेस आ जाते हैं। फिर पेशेंट डाइज ऑन 4th डे आफ्टर MI। ऑन हिस्टो प्रिडोमिनेटली आपको क्या मिलेगा, मैक्रोफेजेस मिलेंगे। रिगार्डिंग सेल्स इन इन्फ्लेमेशन, मैक्रोफेजेस आर द मेन स्कैवेंजर्स एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन। मैक्रोफेजेस इन इम्यून सिस्टम एक्ट एज फेगोसाइट्स। ठीक है, जो मैक्रोफेजेस होते हैं इम्यून सिस्टम में वो फेगोसाइट्स के तौर पर एक्ट करते हैं। A surgeon removes a 10-year-old breast implant which had been leaking. What cells will be seen? तो 10 दिन बाद आपको क्या मिलेगा, इन्फ्लेमेशन में जायंट सेल्स मिलेंगे। ठीक है, फिर आपके पास लिम्फोसाइट्स कौन से होते हैं, वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में होते हैं, वायरल डिजीज़ में होते हैं। ठीक है, ईओसिनोफिल्स कौन सा, उसमें IgE बड़ा होता है, वो आपको पैरासिटिक इन्फेक्शन में मिलेंगे। ठीक है, हुकवर्म इन्फेक्शन में भी आपको वही मिलेंगे। एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो आपके पास ईओसिनोफिल्स होते हैं इनके अंदर स्पेक्टिकल शेप्ड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अब ये देखो उसने पूछा हुआ हुकवर्म इन्फेक्शन माइक्रोस्कोपिक फीचर ऑन पेरिफेरल ब्लड स्मेयर। तो ईओसिनोफिल्स तो मिलेंगे, अब ईओसिनोफिल्स में आपके पास स्पेक्टिकल शेप्ड न्यूक्लियाई होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो, यहाँ तक किसी को कोई चीज़ ना समझ आई हो तो यार आप पूछ लो, फिर आगे चलते हैं। डॉक्टर सादिया, APCs एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं ना। मैक्रोफेजेस आल्सो एक्ट एज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ना, इसलिए वो बता रहा है कि मैक्रोफेजेस का आपके पास जो सा होता है वो दो काम होते हैं। एक आपके पास फेगोसाइटोसिस होता है। ठीक है, इट एक्ट्स एज फेगोसाइट्स, यानी कि आपके पास जो फॉरेन एंटीजन होते हैं उससे फेगोसाइटोस कर लेता है, और फिर आपके पास क्या करता है कि इट एक्ट्स एज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। ठीक है, और किसी को कोई चीज़ ना समझ आई हो अभी तक? गाइस बताएं, अभी तक किसी को कोई चीज़ ना समझ आई हो?
अच्छा यार, फिर आपके पास ये आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ऑन पेरिफेरल स्मेयर्स आर लेस देन 1%। तो पेरिफेरल स्मेयर के अंदर वो ये पूछ लेना कि अगर कौन से सेल्स होते हैं जो 1% से कम होते हैं, तो इसमें आपने प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स को प्रेफर करना है ओवर बेसोफिल्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कुलेट्स द लीस्ट इन ब्लड स्ट्रीम, तो आपके पास वो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स आ जाते हैं ग्रेटर देन बेसोफिल्स। अगर प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स का ऑप्शन नहीं होगा तो फिर हमने बेसोफिल्स को चूज़ करना है। एम बैंड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लाज्मा सेल्स, ठीक है। तो आपके पास जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो प्लाज्मा सेल्स बना रहे होते हैं। प्लाज्मा सेल्स आपके पास क्या बना रहे होते हैं? एम बैंड्स बना रहे होते हैं। विच सेल लाइन डज नॉट हैव न्यूक्लियस, तो आपके पास आपको पता है कि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। ऑन माइक्रोस्कोपिक स्लाइड ऑफ लिम्फेटिक्स बैक्टीरिया आर फाउंड। व्हाट विल लिम्फेटिक्स डू, तो आपके पास लिम्फेटिक्स का क्या काम होता है कि वो आपके पास इन्फेक्शन को क्लियर कर रही होती है, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट इन साइज, तो जो मेगा कैरियोसाइट्स होते हैं, मेगा कैरियोसाइट्स सबसे बड़े होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट सेल्स फाउंड इन ब्लड, तो ब्लड के अंदर आपके पास मोनोसाइट्स आते हैं, जबकि आपके पास जो लार्जेस्ट सेल इन बोन मैरो होता है, बोन मैरो के अंदर आपके पास मेगा कैरियोसाइट्स होते हैं, ठीक है। मेगा कैरियोसाइट्स से आपके पास क्या बन रहा होता है? प्लेटलेट्स बन रहे होते हैं। बोन मैरो के अंदर ये सबसे बड़े सेल्स होते हैं, ठीक है। अगर ओवरऑल पूछ ले तो आपके पास वो मेगा कैरियोसाइट्स होंगे, लेकिन अगर वो ब्लड में पूछ ले तो ब्लड में हमारे पास मोनोसाइट्स आ जाएंगे, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन मास्ट सेल, बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स, देखिए ना, ये सारे आपके पास जो बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स है ना, ये आपके पास कौन सा है ना, ये आपके पास टाइप ऑफ WBCs है। फिर एक सेकंड, जो आपके पास बेसोफिल्स होते हैं ना, बेसोफिल्स आपके पास WBCs की एक टाइप होती है, ठीक है। ये कौन सा होता है? सबसे कम परसेंटेज होती है ऑफ WBCs इन द ब्लड स्ट्रीम। ये आपके पास कौन सा होता है ना, डार्क स्ट्रेन करती है, ठीक है, बेसोफिलिक स्ट्रेन करती है पर्पल रंग का, ठीक है। और ये कौन सा होता है? हिस्टामिन रिलीज़ करवाती है। लेकिन बेसोफिल से आपके पास क्या बन रहे होते हैं? मास्ट सेल्स बन रहे होते हैं। अब बेसोफिल्स और मास्ट सेल्स दोनों के अंदर आपके पास IgE रिसेप्टर्स होते हैं, लेकिन आपने प्रेफरेंस मास्ट सेल्स को देनी है। जो इओसिनोफिल्स होते हैं, इओसिनोफिल्स आपके पास एक टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो इओसिन डाई को साथ स्ट्रेन होते हैं। ये आपके पास पिंक कलर के होंगे, ठीक है। और ये आपके पास एलर्जिक रिएक्शंस के अंदर जौन सा है वो बनेंगे। यही पूछ रहे थे आपके डिफरेंस क्या होता है बेसोफिल, मास्ट सेल्स और इओसिनोफिल्स का, डॉक्टर बलोच। फिर आपके पास आ जाता है कि जो इमीडिएट मीडिएटर होता है ऑफ एलर्जिक रिएक्शन वो क्या होता है? हिस्टामिन होता है। मीडिएटर ऑफ क्रॉनिक एलर्जिक रियनाइटिस क्या होता है? इओसिनोफिल्स होते हैं। स्पेसिफिक म्यूकोजल चेंज pertaining to chronic rhinitis आपके पास क्या होता है? इंक्रीज इन गॉबलेट सेल्स। The epithelial cells of tuberculi are derived from lymphocytes. The connective tissue cells that secrete antibodies and typically contain eccentric nuclei are plasma cells. Cells whose principal function is to produce antibodies are plasma cells. Predominant inflammatory cells in allergic and parasitic reactions आपके पास कौन से होते हैं? इओसिनोफिल्स होते हैं, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है विच सेल्स कंटेन डेंस ग्रैन्यूल्स एंड हैव IgE एंटीबॉडीज ऑन देयर मेम्ब्रेन, तो इसमें आपने बेसोफिल्स को चूज़ करना है, क्योंकि जो डेंस ग्रैन्यूल्स होते हैं ना, डेंस ग्रैन्यूल्स आपके पास बेसोफिल्स के अंदर होते हैं, ठीक है। अगर हाली ग्रैन्यूल्स होता तो फिर हम मास्ट सेल्स को प्रेफर करते। ग्रैन्यूल्स एंड हिस्टामिनीज एंजाइम्स आपके पास कौन से होते हैं? वो आपके पास इओसिनोफिल्स में होते हैं, ठीक है। अगर आपके पास ग्रैन्यूल्स आ जाएं
और हिस्टामिनेज एंजाइम्स आ जाए, यानी कि जो एंजाइम्स हिस्टामिन की ब्रेक डाउन करवा रहे होते हैं, तो वो आपके पास फिर ईओसिनोफिल्स में होते हैं। अब ये देखो एमसीक्यूज में जो पहला पॉइंट है वो ये है कि डेंस ग्रैन्यूल्स हैं और साथ में आईजीई रिसेप्टर एंटीबॉडीज़ हैं, तो ये आपके पास बेसोफिल्स होगा। विच कनेक्टिव टिश्यू सेल हैव सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड एंड हैव लेमेलर वेसिकल्स, तो आपके पास ये मैस्ट सेल्स होंगे। फिर आपके पास आ जाता है सेल्स हैव ग्रैन्यूल्स एंड हिस्टामिन डिग्रेडिंग एंजाइम, तो हिस्टामिन डिग्रेडिंग एंजाइम आपके पास ईओसिनोफिल्स में होता है, ठीक है। ईओसिनोफिलिक हिस्टामिनीज डैट न्यूट्रलाइजेस हिस्टामिन, ठीक है। फिर आपके पास आ रहा है अ पेशेंट टेकिंग स्टीरॉयड डिक्रीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एविडेंट, तो जो स्टीरॉयड्स ले रहे होते हैं वो आपके पास उसमें लिम्फोसाइट्स जो से होते हैं वो डिक्रीज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। स्टीरॉयड्स लेने से आपके पास जो लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन होती है वो डिक्रीज़ हो रही होती है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड डज नॉट डिक्रीज़ विद सेल लाइन, तो जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं वो न्यूट्रोफिल्स को नहीं डिक्रीज़ करते। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन टिश्यूज़ आपके पास क्या होता है, मैक्रोफेजेस होते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन इन बॉडी टिश्यू इज़ मैक्रोफेजेस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ब्लड में क्या होता है, ब्लड में आपके पास 328 लास्ट पॉइंट, एक सेकेंड। अब मुझे आप बता सकते हो कोई कि जो हिस्टामिन है, हिस्टामिन कौन से सेल्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, कोई मुझे बता सकता है? चैट बॉक्स में आप लोग बता सकते हो कि जो हिस्टामिन है वो आपके पास कौन से सेल्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं? बिल्कुल नहीं नहीं, ईओसिनोफिल्स क्यों होंगे? ईओसिनोफिल्स तो आपके पास हिस्टामिन नहीं रिलीज़ करवा रहे होते। जो बेसोफिल्स और मास्ट सेल्स होते हैं ना, ये आपके पास दोनों जो से हैं हिस्टामिन रिलीज़ करवा रहे हैं ना। ईओसिनोफिल्स तो हिस्टामिन का ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। उसमें आपके पास हिस्टामिनेज एंजाइम होता है जो आपके पास हिस्टामिन का ब्रेक डाउन कर रहा होता है ईओसिनोफिल्स में, ठीक है। जो आपके पास हिस्टामिन रिलीज़ हो रहा होता है ना, हिस्टामिन रिलीज़ आपके पास मास्ट सेल्स और बेसोफिल से हो रहा होता है। और अगर उसमें भी वो प्रेफरेंस पूछेगा तो प्रेफरेंस में हमने इसमें मास्ट सेल्स को प्रेफर करना है ओवर बेसोफिल्स, ठीक है। जबकि जो ईओसिनोफिल्स हैं वो आपके पास हिस्टामिन का ब्रेक डाउन कर रहे हैं। गाइस क्या हो गया, इतने सारे लोग गलत बता रहे हैं यार। ईओसिनोफिल्स तो आपके पास हिस्टामिन नहीं रिलीज़ करवाते ना, ईओसिनोफिल्स ने आपके पास हिस्टामिन का ब्रेक डाउन करना है, समझ आई? गाइस समझ आई? बाकियों को समझ आई? अच्छा, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों का भी थोड़ा टेस्ट हो जाए। मुझे ये बताएं कि अगर वो ये पूछ ले कि आपके पास जो स्टीरॉइड्स होते हैं वो किस सेल को डिक्रीज़ करवाते हैं, चैट बॉक्स में मुझे बताओ कि स्टीरॉइड्स जो होते हैं वो किस सेल को डिक्रीज़ करवाते हैं, किस डब्ल्यूबीसी को डिक्रीज़ करवाते हैं? अच्छा, फिर मुझे ये बताओ
कि अगर वो ये पूछ ले कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ब्लड में क्या होती है, तो वो क्या होगी? फर्स्ट डिफेंस इन ब्लड, फर्स्ट लाइन डिफेंस इन ब्लड आपके पास क्या होगी? न्यूट्रोफिल्स होंगे। अच्छा, अगर वो मुझे बताओ कि ये कहे कि आपके पास डेंस ग्रैन्यूल्स हैं और डेंस ग्रैन्यूल्स के साथ आपके पास आईजीई रिसेप्टर्स हैं, तो फिर आपके पास क्या होगा? डेंस ग्रैन्यूल्स हैं, साथ में आईजीई एंटीबॉडीज़ हैं, तो फिर आपके पास कौन सा सेल होगा? बेसोफिल्स। अच्छा, अगर मुझे ये बताओ कि वो कहे कि हिस्टामीन आपके पास रिलीज़ हो रही है, साथ में आपके पास हेपरिन रिलीज़ हो रही है, तो ये आपके पास कौन से सेल से रिलीज़ होगी? साथ में वहाँ पे आईजीई रिसेप्टर्स का भी वो जिक्र कर दे, तो फिर आपके पास कौन से सेल्स आ जाएंगे? मास सेल्स आ जाएंगे। मास सेल्स को आपने प्रेफर करना है ओवर बेसोफिल्स। ठीक है, फिर हमारे पास ये बताओ कि जो लार्जेस्ट सेल्स आपके पास ब्लड में होंगे उन्हें क्या कहते हैं? लार्जेस्ट सेल्स ब्लड में जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मोनोसाइट्स। अच्छा, अगर वो ये पूछ ले कि लार्जेस्ट सेल्स बोन मैरो में कौन से होते हैं, तो फिर लार्जेस्ट सेल बोन मैरो में कौन से होते हैं? बोन मैरो में लार्जेस्ट सेल्स कौन से होंगे? अच्छा, मेगा कैरियोसाइट से आपके पास बन क्या चीज़ रही होती है? मेगा कैरियोसाइट से क्या चीज़ बन रही होती है? कौन से सेल्स बन रहे होते हैं? प्लेटलेट्स बन रहे होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर वो ये पूछ ले कि जो आपके पास लीस्ट सर्कुलेटिंग सेल्स होते हैं ब्लड में, वो कौन से होते हैं? लीस्ट सर्कुलेटिंग सेल्स इन ब्लड आपके पास कौन से होंगे? बिल्कुल, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स होंगे। उसके बाद फिर बेसोफिल्स होंगे। अगर वो ये पूछ ले कि सबसे कम क्वांटिटी में आपके पास डब्ल्यूबीसीज कौन से होते हैं, तो वो कौन से होंगे? सबसे कम क्वांटिटी में आपके पास डब्ल्यूबीसीज कौन से होते हैं? बिल्कुल बेसोफिल्स होते हैं। अच्छा, अब ना हमने पॉइंट नंबर 331 करना है। पॉइंट नंबर 331 में ना आपके पास आ जाता है ऑटोजोमल डोमिनेंट में क्या होता है? ओनली वन पेरेंट ऑफ इफेक्टिव चाइल्ड हैव डिजीज़। अब इसमें ना आपके पास ऑटोजोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस आ जाती है, ऑटोजोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस आ जाती है और एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस आ जाती है। ठीक है, अब जो आपके पास ऑटोजोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस है ना, इसमें क्या होगा कि अगर बच्चे के अंदर या किसी भी इंडिविजुअल के अंदर एक जो हर क्रोमोसोम के दो पेयर्स होते हैं, ठीक है, एक आपके पास डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है। तो अगर आपके पास जो ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशंस है ना, उनमें क्या होता है कि अगर आपके पास एक भी डोमिनेंट पेयर आ जाए ना किसी क्रोमोसोम में,
तो आपके पास वो फिनोटाइपिकली एक्सप्रेस होता है, ठीक है। वन पेरेंट कैरीज अ जीन एसोसिएटेड विद द डिसऑर्डर, और दूसरा पेरेंट कौन सा है वो नॉर्मल है। वन हाफ ऑफ द चिल्ड्रन आर एक्सपेक्टेड टू बी अफेक्टेड। डिजीज आर मोस्ट ऑफन ड्यू टू डिफेक्ट इन स्ट्रक्चरल जीन्स। अच्छा यार, वैसे मुझे ये बताओ, ये आप लोगों को आता है ये जो टेबल है? तो फिर मैं अभी यूट्यूब पे करवा दूँ, अगर नहीं आता तो फिर मैं ये मीट पे करवा देता हूँ। मुझे बताओ कि ये आता है टेबल ऑलरेडी? ये टेबल आता है? अच्छा, इसमें काफ़ी बच्चे हैं जो कह रहे हैं नहीं आता। ठीक है, फिर ऐसा है कि ये टेबल ना अभी छोड़ देते हैं, जो मीट वाला सेशन होगा ना उसके अंदर ये हम एक बार कर लेंगे, ठीक है। ये जो टेबल है ना वो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है, यूट्यूब पे मैं फिर उस तरह नहीं समझा सकता। फिर ये है कि ये अभी हम मीट वाले सेशन में कर लेते हैं, ठीक है। काफ़ी लोगों को आता भी है, लेकिन जिन लोगों को नहीं आता ना, फिर उनके लिए ये कि आसान हो जाएगा, हम मीट पे कर लेंगे, ठीक है। फिर मैं 332 के ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है। वो वाला जौन सा ना वो सारा फिर हम मीट पे कर लेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटोजोमल डोमिनेंट? तो आपके पास ऑटोजोमल डोमिनेंट क्या होता है? एक कॉन्ड्रोप्लेजिया होता है। ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स में आपके पास कौन कौन सा आ रहा है? एरोगेंट, मार्फन, हंट्स, वल्नरेबल फैमिलीज, ठीक है। तो ये जो आपके पास निमोनिक है फॉर ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स, वो आपके पास क्या है? एरोगेंट, मार्फन, हंट्स, वल्नरेबल फैमिलीज, ठीक है। तो इसमें आपके पास अडल्ट पॉलीसिस्टिक डिजीज़ है, मार्फन सिंड्रोम है, हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस है, न्यूरोफिब्रोमाटोसिस है, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस है, वॉन हिपल लिंडाउफ डिजीज़ है, फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोनीमिया है। तो ये आपके पास जौन सा है ना ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स का निमोनिक है, एरोगेंट, मार्फन, हंट्स, वल्नरेबल फैमिलीज़, ठीक है। उसके अलावा उसने और भी डिजीज़ दी हुई हैं, लेकिन इतनी आप याद रखो तो दैट आर इनफ। ऑटोजोमल रिसेसिव में आपके पास जौन सा है ना इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म आ जाते हैं, जिसमें आपके पास लाइसोसोमल और ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ आ जाती हैं। इसमें आपके पास सिस्टिक फाइब्रोसिस आ जाएगा, थैलेसीमिया आ जाएगा, विल्सन डिजीज़ आ जाएगा, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशिएंसी आ जाएगा। एक सेकेंड, फिर आपके पास ना एक्स लिंक डिजीज़ आ जाती हैं। एक्स लिंक डिजीज़ में क्या आ जाती है? हंटर फीमेल लिविंग डाउनटाउन गॉट हीमोफीलिया। जो एक्स लिंक डिजीज़ है ना उसका निमोनिक क्या है? हंटर फीमेल लिविंग डाउनटाउन गॉट हीमोफीलिया। इसमें मेल्स में आपके पास ऑलवेज केसेस नेवर कैरियर्स, ठीक है। जो एक्स लिंक डिजीज़ है ना उसमें आपके पास मेल जौन सा होता है, क्योंकि उसमें एक ही आपके पास एक्स क्रोमोसोम होता है, तो मेल के अंदर आपके पास कैरियर्स नहीं होंगे, मेल्स हमेशा इफेक्ट होंगे। जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स आपके पास हमेशा कैरियर्स होती हैं, नेवर केसेस होती हैं, क्योंकि इसमें आपके पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स आ जाते हैं फीमेल्स के अंदर। तो अगर एक इफेक्ट हो भी जाएगा तो वो कैरियर होगी, वो इफेक्टेड नहीं होगी, ठीक है। फिर आपके पास इसमें एग्जांपल्स में क्या आ रहा है? हंटर फीमेल लिविंग डाउनटाउन गॉट हीमोफीलिया में हंटर सिंड्रोम, फैब्री डिजीज़, लीश-निहान सिंड्रोम, डूशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी, J6PD डिफिशिएंसी और क्लासिक हीमोफीलिया। ये आपके पास जो है ना सारे के सारे डिजीज़ आ रहे हैं जो आपके पास ऑटो एक्स लिंक डिजीज़ हैं, ठीक है। यार ये आगे जो सा है ना ज़्यादा बायोकेम है, ठीक है। इसका ये है कि आप लोग एक बार पढ़ लो, 2 पेजेस हैं, 2 या 3 पेजेस हैं। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन होगा ना तो आप लोग फिर पूछ लेना, 2 या 3 पेजेस, या आप लोग खुद पढ़ो, ठीक है। ये ग्रुप में भी हम डिस्कस कर लेंगे। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो फिर आप लोग पूछ लेना,
मैं गूगल मीट पे जा रहा हूँ, गूगल मीट के ऊपर जौन से ना वो फिर सेशन में मैं ये ऑटोजोमल डोमिनेंट, ऑटोजोमल रिसेसिव वगैरह वाली जौन से ना ये सारी चीज़ें समझा लेता हूँ। ये आखिरी 2-3 पेजेस आप बहुत पढ़ के कोई क्वेश्चन होगा तो फिर आप ग्रुप में पूछ लीजिएगा, ठीक है।